सुबह जब राजेश उनके पास आया तो उन्होंने रात की पूरी घटना बताई। राजेश का चेहरा चिंता से भर गया। उसने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। ये तो और भी भयानक होता जा रहा है। मुझे पता था तुम्हारे आने से कुछ हो सकता है। ये निशिदा लोक कथाओं में सिर्फ आत्मा नहीं, एक प्राचीन शाप भी मानी जाती है। क्या मतलब? अर्जुन ने गुस्से में पूछा। क्या हमारे आने से निशिदा और भी एक्टिव हो गई है? कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो बाहर वालों को तुरंत अपनी ओर खींचती है। राजेश ने धीमी आवाज में कहा। तुम लोग शहर से आए हो, तुम्हारे अंदर एक अलग सी एनर्जी है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है। हमें कुछ करना होगा। राजेश ने उन्हें अपनी पुरानी किताब दिखाई। इसमें निश्चित से बचने की कुछ तरीके लिखे हैं। एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद कुछ ढूंढना होगा। राजेश ने उन्हें सिलड़ी गांव के सबसे पुराने मंदिर ले जाने का फैसला किया। वो मंदिर गांव से थोड़ा दूर था, घने जंगल के अंदर था। उसके बारे में कहानियां थी कि पुराने जमाने में वहां कुछ अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, और वो देवी काली को समर्पित थी, जो बुरी शक्तियों से गांव की रक्षा किया करती थी। जब वो मंदिर की तरफ जा रहे थे तो रास्ता एक अजीब सा शांति से भरा था। जंगल में पक्षियों की आवाज कम थी और पेड़ों की डालियों से एक अलग अंधेरा बन रहा था। पिया नर्वस थी, हर तरफ देख रही थी। उसके शरीर में राख का दर्द बसा था। अर्जुन अपने हाथ में एक मोटी सी लकड़ी लिए चल रहा था, जैसे हर खतरे से लड़ने को तैयार है। समीर ने अपना कैमरा उठा लिया, जैसे वो हर पल को रिकॉर्ड करना चाहता हो, या शायद इसे खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता था। मंदिर तक पहुंचने में उन्हें करीब 1 घंटा लगता। ये एक बहुत पुराना मंदिर था, घरों से बना था मंदिर, जो लगभग खंडर बन चुका था। उसके दीवारों पे कई जगह काई लगी हुई थी और दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अंदर घुसते ही एक ठंडी गीली हवा का झोंका आता। मंदिर के अंदर देवी काली की मूर्ति भी थोड़ी टूट चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति दिख रही थी। गांव के लोग कहते हैं ये मंदिर निशिदाग की शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है, राजेश ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ एक अजीब घटना हुई, और तब से ये मंदिर बंद पड़ा है। रिया, जो पहले सिर्फ डर रही थी, अब उसने हिम्मत करके मंदिर की दीवारों पे बने निशान और चित्र को गौर से देखना शुरू किया। कुछ चित्र धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें एक पर उसका ध्यान गया। एक अजीब सा यंत्र बना था, जिसमें इंसान के रूप में शायद एक आत्मा, और उसके चारों ओर चेन्स बनी हुई थी। राजेश, ये यंत्र, ये वही यंत्र है जो तुम्हारी किताब में है, रिया ने उत्सुकता से कहा। उसकी आवाज में डर की जगह जोश था। ये निशिदाग को बांधने का यंत्र हो सकता है। राजेश ने देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। हाँ, तुमने ढूंढ लिया। अर्जुन ने आगे बढ़कर दीवारों पर बने हुए फेटेड संस्कृत श्लोक को पढ़ना स्टार्ट किया। उसका एनालिटिकल माइंड तुरंत पैटर्न्स ढूंढने लगा। ये सिर्फ यंत्र नहीं राजेश, अर्जुन ने कहा। इसके नीचे कुछ मंत्र भी लिखे हैं। ये निशिदा को वापस उसकी दुनिया में भेज सकता है शायद। ये उसकी कमजोरी बता सकता है। उसने किताब से मिलते जुलते कुछ शब्द पहचाने। समीर ने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। रेंज को रिकॉर्ड कर रहा था कि उसकी नजर जमीन पर रही। वहां कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी जानवर ने पंजे का निशान छोड़ दिया हो, लेकिन वो थोड़ा अननेचुरल था, लंबा और पतला। उन्हें देखकर समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने उन निशानों पर जूम किया। ये क्या है राजेश? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने पहले कभी ऐसे निशान नहीं देखे। राजेश ने उन निशानों को देखा और उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। ये उसका निशान है। जब वो किसी को खींचती है तो अच्छा निशान छोड़ जाती है। ये निशिदाग का फिजिकल मार्क है। शायद इस मंदिर में उसने किसी को अपना शिकार बनाया था, शायद सालों पहले। मिया ने को कसकर पकड़ लिया। क्या वो यहाँ भी आ सकती है? शायद, राजेश ने कहा। यह शायद ये वही जगह है जहाँ से उसकी शक्तियों की शुरुआत हुई थी। मंदिर के अंदर एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता हो।
हवा में वही मीठी सड़ी हुई गंध आने लगी, और भी तेज। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी सी सांस ली। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने कहा। लेकिन अब हमारे पास कुछ क्लूज हैं। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलता है, सूरज की रोशनी में उन्हें थोड़ा सुकून मिला। लेकिन उनका डर अब और बढ़ गया था। निशिदा सिर्फ आवाज नहीं थी, वो की ऐसी शक्ति थी जो फिजिकल निशान छोड़ सकती थी। उसकी कहानी मंदिर के दीवारों पर खुद लिखी हुई थी। मंदिर से लौटते हुए उन्होंने रास्ता बदल लिया था। राजेश ने कहा कि वो उन्हें छोटा सा झरना दिखाएगा जहां से वो पानी पी सकते हैं। जंगल और भी घना होता गया। पेड़ों की डालियां इतनी नीची आई हुई थी कि दिन में भी अंधेरा सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी धीमी गुनगुनाती आवाज थी, जैसे कोई बहुत दूर से लोरी गा रहा हो। पर उसमें एक अजीब सा भयानक तार छिपा था। समीर, जो अब तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, अब उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई सिसक रहा और बहुत धीरे से रो रहा हो, और उसका नाम भी पुकार रहा हो। उसने रुककर दूसरों की तरफ देखा। उन लोगों ने कुछ सुना। ये आवाज, ये मेरा नाम ले रही है। अर्जुन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, या शायद निशिदा अब सिर्फ समीर को टारगेट कर रहा था। राजेश ने उन्हें तेज चलने को कहा। जंगल में ऐसी आवाज आती रहती है समीर, ध्यान मत दो। लेकिन समीर की हिम्मत और बढ़ गई थी। उसकी उत्सुकता भी बढ़ चुकी थी। वो उस आवाज की तरफ चल पड़ा, बिना किसी को बताए। वो झरने के रास्ते से हट गया, जंगल की गहराइयों में घुस रहा था। उसकी आंखों में उस आवाज को ढूंढने की तो चाह थी। अर्जुन और प्रिया ने जब देखा समीर उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने राजेश से पूछा, समीर कहाँ गया? प्रिया ने घबरा के पूछा। उसकी आवाज में एक तीखी चिंता थी। वो कहीं नहीं दिख रहा। अर्जुन ने इधर उधर देखा। राजेश को उसकी हिम्मत और लापरवाही पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा चिंता थी। उसने उस आवाज का पीछा किया होगा। हमें उसे ढूंढना होगा, वो भी जल्दी। ये दलदल के आसपास से आ रहा होगा। तीनों तेजी से समीर को ढूंढने लगे। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उन्हें एक तीखी गला फाट चीख सुनाई दी। ये समीर की चीख थी, जो हवा में गूंज उठी थी। आवाज एक दलदल वाली जगह से आ रही थी, जो झरने के पास ही थी। राजेश ने पहले ही उन्हें दलदल से दूर रहने को कहा था। तीनों डर के मारे उस दिशा में दौड़ पड़े। जब वो वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा समीर दलदल के किनारे घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसका कैमरा जमीन पे गिरा हुआ था। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था, और वो हाँफ रहा था। उसकी आवाज में खौफ था। समीर, क्या हुआ? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। समीर ने कांपते हुए हाथ से दलदल की तरफ इशारा किया। वहां दलदल के बीच कुछ भी नहीं था, बस चिकनी मिट्टी और काले पानी से बना हुआ एक गड्ढा। लेकिन समीर की आंखों में वो खौफ था, जो किसी भयानक रूप को देखने के बाद आता है। मैंने मैंने उसे देखा, समीर ने हाथों से अपना चेहरा छापते हुए कहा। वो दलदल के बीच में थी, एक लड़की। उसके बाल तैर रहे थे, कि आंखें बिल्कुल खाली, गहरी काली थी। उसने मेरा नाम पुकारा, और जब मैं उसके पास गया, तो उसने अपना हाथ भी मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ, उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, और नाखून नाखून बहुत बड़े, जैसे शिकारी जानवर के पंजे हो। समीर ने सिसकाते हुए कहा, वो मुझे खींच रही थी दलदल के अंदर। प्रिया ने हाँफते हुए पूछा, कौन सी लड़की? वो निशिता थी प्रिया, उसकी छाया होगी। राजेश ने समीर को उठाया। वो पानी में भी हो सकती है। तुम बहुत किस्मत वाले हो, वापस आ गए। कभी भी उसके आवाज का पीछा मत करना। अब हम मंदिर वाले उस किताब को पढ़ेंगे। उन्हें एहसास हो चुका था, निशिता सिर्फ आवाज नहीं थी, वो रूप भी ले सकती थी। और वो सिर्फ उन्हें बुलाती नहीं थी, बल्कि फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकती थी। समीर का डर अब सच बन चुका था। वो सब घबरा चुके थे। उन्हें तुरंत गांव की तरफ जाने का फैसला किया। हर पेड़, हर पत्थर, हर परछाई उन्हें डरा रही थी। दलदल वाली घटना के बाद तीनों दोस्त राजेश के घर में थे, पूरी तरह से डर चुके थे।
समीर अब भी उस घटना से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका चेहरा अब भी फीका पड़ा था और वो चुपचाप बैठा था। राजेश ने उन्हें गर्म चाय दी, लेकिन कोई भी उसे पी नहीं रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा राजेश, रिया ने रोते हुए कहा। हम यहाँ नहीं रह सकते, ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ राजेश, ये बहुत हो गया, हम कोलकाता वापस जाते हैं। राजेश ने एक लंबी सांस ली। तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। निशिदाक ने तुम्हें पहचान दिया, अब वो तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे डर को उसने चख लिया है। इन्होंने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। राजेश उठा और अपने घर के एक पुराने संदूक की तरफ गया। उसने संदूक खोला और उसमें से वही पुरानी धूल भरी किताब निकाली। किताब चमड़े की बनी थी और पुराने और अजीब सिंबलों से भरी हुई थी, जो बंगाली तांत्रिक सिंबल्स की याद दिलाता है। ये किताब हमारे पूर्वजों की है। इसमें निशिदाग और उसे बचने के तरीके लिखे हुए हैं। राजेश ने कहा। तुम्हें मंदिर में जो यंत्र और श्लोक दिखे थे, वो इसी किताब से मिले हैं। राजेश ने किताब खोली और उसके पन्ने पलटने लगा। निकिता एक आत्मा नहीं है जैसा लोग समझते हैं। ये एक प्रतीक शक्ति है जो इंसानों के अकेलेपन, रिग्रेट और डर को समझ लेती है। जो लोग अकेलेपन को महसूस करते हैं या जो लोग अपनी जिंदगी से भागते हैं, ये उन्हें अपनी ओर खींचती है। तुम लोग शहर की भाग दौड़ से थक हार कर यहाँ आए थे, एक एस्केप ढूंढ रहे थे। उसने तुम्हारी इसी कमजोरी को समझ ली, और अब समीर, तुम्हारे अंदर का गिल्ट उसके लिए एक इनविटेशन बन गया है। तो इसका क्या मतलब? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण थी। इसका ये मतलब है कि तुम्हें लड़ना होगा, वरना ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। राजेश ने घबराते हुए कहा। किताब में लिखा है, निशिदा को वापस उसकी दुनिया में भेजने का एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए डर का बलिदान देना जरूरी है। अर्जुन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। बलिदान? कैसा बलिदान? राजेश ने किताब का वही पुराना पन्ना दिखाया जिसमें मंदिर वाला यंत्र बना था। उसके नीचे पुरानी बंगाली लिपि में कुछ लिखा हुआ था। इसमें लिखा है कि उसकी शक्ति को तभी कम किया जा सकता है जब हर कोई अपने डर का बलिदान दे, उसके सामने अपने डर से लड़े और अपने डर से जीते। समी, जो अब तक चुप था, थोड़ी शक्ति के साथ बोलता है। मतलब, हमें उससे जीतना होगा। हमें उसके सामने अपने डर को हराना होगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर। हाँ, राजेश ने हाँ में सर हिलाया। और ये सब रात के उसी वक्त करना होगा जब उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर तुम लोग अपने डर का सामना नहीं कर पाओगे, तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा, जैसे मानिकदा के साथ हुआ था। राजेश की बात ने उनका दिल दहला दिया था। मानिकदा ने ही निशिदाक से लड़ने की कोशिश की, और वो अपने डर पर काबू नहीं कर पाए। वापस आते वक्त उनकी कोठरी देखी थी ना, जली हुई कोठरी, वो निशिदाक की निशानी है जब वो उनसे लड़ नहीं पाए। तीनों दोस्त हैरानी से राजेश को देख रहे थे। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये उनके डर, उनकी कमजोरियों को सामना करने का तरीका था। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो यहाँ से भाग जाए और निशिदाक की शिकार बन जाए, या फिर अपना डर का सामना करे और उसे हमेशा से लिए मुक्त हो जाए। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत एफएम को।